के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में आम आदमी पार्टी का नाम है या नहीं है, और होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए अब एक तरीके से कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है आम आदमी पार्टी ने। देश की राजधानी में बीजेपी और कांग्रेस की रैलियों के बाद अब आम आदमी पार्टी भी अपना तूफानी अभियान शुरू करने जा रही है। बनारस और फिर 3 दिन के हरियाणा चंडीगढ़ दौरे में पार्टी को मजबूत करने के इरादे से गए केजरीवाल आज से दिल्ली में अपने अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। उनके अलावा पार्टी के तमाम बड़े चेहरे भी अलग अलग इलाकों में रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं। जाहिर है पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली में कहीं उनका प्रचार धीमा ना पड़ जाए। शुरू हो रहा है दिल्ली में केजरीवाल का तूफानी चुनाव अभियान। सात दिनों तक चलेगा दिल्ली के सारे इलाके में रोड शो। द्वारका में केजरीवाल तो मनीष सिसोदिया बदरपुर से करेंगे रैलियों का आगाज। बनारस और हरियाणा के तूफानी दौरे के बाद केजरीवाल वापस दिल्ली आ चुके हैं। मोदी और सोनिया गांधी की रैलियों के बाद और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जनाधार में लगती सेंध की अटकलों के बीच केजरीवाल और उनकी टीम वापस अपने पुराने अंदाज में दिखेंगे। जाहिर है निशाने पर फिर से बीजेपी और कांग्रेस ही रहने वाले हैं। केजरीवाल शाम 6 बजे पश्चिमी दिल्ली सीट के लिए द्वारका में रैली करेंगे। उस वक्त मनीष सिसोदिया साउथ दिल्ली सीट के लिए बदरपुर और तुगलकाबाद में रैली करेंगे। उधर राखी बिड़ला सुल्तानपुरी में करेंगी जनसभा को संबोधित। विधानसभा चुनाव की तरह नई दिल्ली सीट से लड़ रहे आशीष खेतान ने भी शुरू की झाड़ू यात्रा। पूरे जोर से झाड़ू वापस आएगी। दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का असली चेहरा देख चुकी है। म्युनिसिपल गवर्नमेंट में एमसीडी में बीजेपी 7 साल से काबिज है, और एमसीडी शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गढ़ है दिल्ली में। इन रैलियों के अलावा मंगलवार से केजरीवाल दिल्ली में रोड शो करने जा रहे हैं। इस रोड शो की शुरुआत चांदनी चौक से होने जा रही है, जहां पर आशुतोष कांग्रेस के कपिल सिब्बल और बीजेपी के फेस डॉक्टर हर्षवर्धन को टक्कर देने में लगे हैं। अगले 7 दिन ये रोड शो दिल्ली के 7 संसदीय क्षेत्रों में आयोजित होगा। इस रोड शो के अलावा दिल्ली विधानसभा की तर्ज पर एक बार फिर रेडियो पर केजरीवाल आपको अपनी बात बताते हुए सुनाई देंगे। सूत्रों के मुताबिक फंड की किल्लत झेल रही पार्टी को भरोसा है अपने एक्टिव कार्यकर्ताओं पर। करीब 10,000 एक्टिव वॉलंटियर्स इस रोड शो को सफल करने में लगेंगे। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन अटकलों को खारिज करने की भी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सत्ता छोड़ने के बाद राजधानी में पार्टी के जनाधार को नुकसान पहुंचा है। हाल के दिनों में केजरीवाल और उनकी टीम दिल्ली छोड़ देश के दूसरे इलाकों में जबरदस्त चुनावी कैंपेन कर रही है। लिहाजा पार्टी के अंदर से ही ये मांग उठ रही थी कि दिल्ली में भी चुनावी मुहिम को तेज किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ चुनौती बीजेपी की मोदी लहर से भी निपटने की है। तीसरी तरफ राजधानी की राजनीति में फिर से वापसी को तड़प कांग्रेस भी रही है, जो लगातार केजरीवाल को ही निशाने पर रखे हुए है। ऐसे में दिल्ली में एक बार फिर आक्रामक दिखना पार्टी की मजबूरी है। आज तक ब्यूरो। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिसका सपना चकनाचूर कर दिया था, उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है। हम बात कर रहे हैं चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन की। इन दिनों जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए। वो प्रचार के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन इलाके के हर गली मोहल्ले में जाकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। दिल्ली में 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार हर्षवर्धन भी इस बार 2-2 हाथ करने की तैयारी में है। हर्षवर्धन के लिए आप और कांग्रेस के उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। लिहाजा डॉक्टर साहब इन दिनों क्षेत्र की जनता के बीच जाकर खूब मेहनत कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए डॉक्टर साहब का काफिला सुबह से ही निकल पड़ता है। विधानसभा चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के सीएम उम्मीदवार थे। हालांकि चुनाव मैदान में आपके कूदने और वोटों के बंटवारे के कारण उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। अब एक बार फिर मोदी लहर पर सवार डॉक्टर साहब लोकसभा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
20 साल से एमएलए रह चुके हैं। जाहिर है उनकी बेदाग छवि चुनाव में काफी हद तक उनके पक्ष में रहेगी। इन दिनों वो प्रचार में खूब पसीना बहा रहे हैं। जब आजादपुर के पास हर्षवर्धन का काफिला पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हर्षवर्धन 4 बार कृष्णानगर से विधायक रह चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब वो लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं। जब हमने डॉक्टर साहब से पूछने की कोशिश की कि आखिर इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो खुद सुनिए क्या कहा डॉक्टर साहब ने। इतना ज्यादा उत्साह है जनता के बीच में कि किसी भी कीमत पर लोग जो है भ्रष्ट कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं, और जो पीछे दिनों अराजक पार्टी दिल्ली में आई उससे भी किसी भी तरह से मुक्ति चाहते हैं। इसके बाद हम लोग पहुंचे लालबाग इलाके में। यहाँ साल भर पानी की किल्लत से लोग परेशान रहते हैं, तो इलाके में हमें जगह जगह जल जमाव की समस्या दिखी। हर्षवर्धन प्रचार के लिए पहुंचे तो जनता ने उनके सामने दुखड़ा रोया। हालांकि डॉक्टर साहब ने इसके लिए दिल्ली की पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। देखिए, इस इलाके में 10 साल से सांसद महोदय आए नहीं। ये इलाके का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा गरीबों के नाम पर नारे देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। सिर्फ नारे देती है और उसके बाद चुनाव बीतने के बाद उन्हें भूल जाती है। बहरहाल दोपहर तो हो चली थी। लगातार पदयात्रा करने के बाद भूख लगी तो डॉक्टर साहब पहुंच गए रेहड़ी पर और छोले भटूरे का लुत्फ उठाया। कोई खास वजह यहाँ पे बोल कि आप लोग खाते रहते हैं यहाँ पे? बहुत दिन से सड़क पे ही चल रहा है सब कुछ। खाने पीने का कोई? 6 बजे मैं घर छोड़ता हूँ, रात को 12-1 बजे घुसता हूँ, तो जहाँ जो मिल जाए वही ठीक है। और ये तो अपने भाई लोग हैं। खाना खाने के बाद हर्षवर्धन दूसरे कार्यक्रम के लिए निकल पड़े, लेकिन जाते जाते ये जरूर साफ कर दिया कि इलाके में अव्यवस्था बहुत है। इस बार वे ही इसे दूर करेंगे। जीत को लेकर पूरी तरह से आशान्वित है, लेकिन देखना यही होगा कि ये भीड़ जो उनके प्रचार अभियान में जुट रही है, आखिरकार इसमें से कितनी भीड़ वोट देने के लिए जाती है और डॉक्टर हर्षवर्धन को या फिर किसी और को वोट दे करके जीत दिलाती है। कैमरामैन हेमंत के साथ रविशपाल सिंह, दिल्ली, आज तक। बीजेपी के नए दलित नेता उदित राज आज उत्तर पश्चिम दिल्ली में प्रचार करने निकले। चुनाव प्रचार के दौरान जब जनता के सवालों से दो चार होना पड़ा तो आटे दाल का भाव पता चल गया। हालांकि उन्होंने सब जगह जनता से एक ही बात कही, देश में बदलाव चाहिए तो मोदी के लिए वोट कीजिए। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से बीजेपी के एक नए उम्मीदवार का उदय हुआ है। दलित नेता उदित राज जनता से मिल रहे हैं ताकि चुनाव में वोट मिले। सियासत के रास्तों पर चलते हुए थकावट हो रही है, गला सूख रहा है, इसलिए रुक रुक कर पानी पी रहे हैं। कई इलाकों से गुजरे, फिर एक जगह ठहरे तो लोग बड़े नाराज दिखे। हमने समस्या है, हमारा रोड नहीं जाना चाहिए, हमारा रोड यो रहना चाहिए। मान तो हमने यो है, और एक मेट्रो स्टेशन चाहिए हमने अपने बच्चा के लिए, और हमारी जमीन भी रुक जाए तो और बढ़िया है, आगे चला जाए। रास्ता भी चाहिए, हमारा जो मेन रास्ता है वो भी चाहिए, और हमारा रेलवे स्टेशन भी यहाँ चाहिए, रेलवे मेट्रो स्टेशन भी चाहिए। उन्होंने अभी तक आश्वासन दिया है और कोई काम नहीं हुआ है हमारे प्रशासन की तरफ से अभी तक। उदित राज क्या कहते? कहना पड़ा कि राजनीति में अभी तो उन्होंने पारी शुरू की है, दोष तो कृष्णा तीरथ का है। पिछली सरकार ने ठीक काम किया होता तो आज उनके खिलाफ में इतना बड़ा रोष न होता। और बात सच है कि बुनियादी सुविधाएं जैसे हॉस्पिटल और शिक्षा इस क्षेत्र में नहीं है। और कृष्णा तीरथ जी के बारे में तो सभी लोग कहते हैं कि 5 साल तक तो उन्होंने अपनी शकल दिखाई ही नहीं। बड़ा रोष है उनके खिलाफ। चलते चलते नजर पड़ी कि किसान धरना दे रहे हैं तो लगे हाथ किसानों के भी हो गए। किसान इलाके में मेट्रो स्टेशन बनाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही जमीन का मुआवजा भी मांग रहे हैं। उदित राज किसानों की आपसी बहस में उलझ गए। थोड़ी घबराहट सी हुई। जब बोलने की बारी आई तो सबसे आसान रास्ता चुना, मोदी की राह पकड़ ली।
नरेंद्र मोदी जी की तो बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी की बात हुई है। नरेंद्र मोदी जी की बात क्यों नहीं होगी? जब देश उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, मेजॉरिटी लोग देखना चाहते हैं, तो हम तो बात करेंगे। मुझे खुशी है इस बात का। और उन्होंने जो गुजरात में कार्य किया है, अगर वो कार्य प्राइम मिनिस्टर बन करके पूरे देश के लिए करते तो देश की दिशा बदल जाए। इसके बाद उदित राज ने महसूस कर लिया कि सबसे महफूज और माकूल नाम है मोदी, इसलिए हर मर्ज के लिए मोदी को पेश करो, चाहे बात किसानों की हो, महिलाओं की हो या विकास की हो। हमारी वरीयता यही होगी कि सरकार हमारी बने तो सबसे पहले जो पुराने साहिब सिंह वर्मा जी के ज़माने के प्रोजेक्ट थे वो पूरा नहीं हो पाए, उन्हें पूरा किया जाए, और जो बुनियादी सुविधाएं इनको चाहिए, विकास की आवश्यकता है, उसको पूरा किया। जनता नाराज है, उसे पता है कि वादों का ये मौसम चंद महीनों का है। असल में धोखे का जेठ ही सालों चलता है और हर 5 साल के बाद फिर से वादों का आषाढ़ आता है। लेकिन उनके पास विकल्प भी सीमित हैं, चुनना तो इनमें से ही किसी एक को है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। लेकिन बीजेपी का हर प्रत्याशी कुछ ऐसे दिखा रहा है जैसे हर वादे की एक तिजोरी है और उस तिजोरी का जो चाबी है उसका नाम है मोदी। अजीब बात है। वाराणसी से मोदी के खिलाफ केजरीवाल के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस के राशिद अल्वी ने भी अपना नाम वाराणसी सीट से आगे बढ़ाया है। राशिद अल्वी कांग्रेस की टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बाबत उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी ही लिखी थी। इस पत्र में दावा किया गया है कि वो मोदी को चुनाव में हरा सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस सीट से लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। वैसे पार्टी ने अभी तक वाराणसी से उम्मीदवार के नाम पर कोई मन नहीं बनाया है। सोनिया गांधी ने कहा था कि पार्टी वाराणसी सीट से कद्दावर उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। नीतीश के खिलाफ उनके गृह जिले नालंदा में भारी विरोध हुआ है। नीतीश की रैली में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगे। स्थानीय लोग इलाके में रोड न होने से खफा हैं। हंगामा इतना बड़ा कि खुद मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी। इससे पहले नीतीश कुमार को शेखपुरा जिले में भी चप्पल दिखाई गई। हमारे ऊपर इन सब बातों का असर एक पैसा नहीं पड़ता और आप सब लोग समझ लीजिए। अब तक हम समझ रहे थे कि जब आए हैं तो ओला में रोड की मांग कर रहा है, वाजिब मांग है। हमने आपको चेतना के बारे में भी मालूम हुआ, तो ये सब जायज चीज है और क्यों नहीं बन पाया इसके बारे में हम पूरा खोज खबर देंगे। कहीं जबरदस्त चुनाव प्रचार हो रहा है, कहीं सियासी बवाल मचा हुआ है। साबिर अली की पत्नी यास्मीन मुख्तार अब्बास नकवी के घर के सामने धरने पर बैठ गईं। 2 दिन पहले उन्होंने 24 घंटे के अंदर जवाब न मिलने की सूरत में मुख्तार अब्बास नकवी के घर के सामने धरने पर बैठने का ऐलान किया था। जेडीयू से बीजेपी में शामिल होने पर साबिर अली के खिलाफ मुख्तार अब्बास नकवी ने मोर्चा खोल दिया था। मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया था कि साबिर के रिश्ते यासीन भटकल से हैं, जिसके बाद साबिर को पार्टी से बाहर कर दिया गया। साबिर ने मुख्तार के खिलाफ मानहानि का दावा किया है, जबकि पत्नी ने माफी न मांगने की सूरत में धरने पर बैठने का ऐलान किया। हालांकि बाद में पुलिस ने यास्मीन को हटा दिया। जब तक मुझे नहीं मिल जाता इंसाफ, या तो वो अपॉलॉजी कर दे कि मैंने जो कहा, चाहे इशारतन चाहे तिशारतन, या तो वो अपॉलॉजी लिख दे, और या तो अगर हम गुनहगार हैं तो हमको सजा दे। आप लोगों से वो बोल दें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और अगर कहा है तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं इसके बाद में जो भी कहूँगा सोच समझ के कहूँगा।